नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। आप इस समय पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। आपने हेडिंग भी यहाँ पे देखा है, व्हीट स्टोन ब्रिज आपकी हेडिंग लगी हुई है। और कल के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था किरचॉफ के लॉ के बारे में, लेकिन पहला ही लॉ हो पाया था क्योंकि किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं। तो दूसरा लॉ आज हम उसको कवर करेंगे, उसके बाद आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डेवलप हुआ है यहीं से, आपके किरचॉफ लॉ से ही इसकी ओरिजिन हुई है। तो कल देखिए किरचॉफ का मैंने पहला नियम बताया था। पहला नियम क्या था कि संधि पर जितने भी धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं, सबका बीजगणितीय जो मान होता था वो हमेशा शून्य के बराबर होता था। मतलब डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो, सॉरी सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो हमने पढ़ा था। और 2 न्यूमेरिकल भी हमने इस पे किया था किरचॉफ के पहले नियम पे। तो आज तीसरा नियम पढ़ेंगे और देखते हैं क्या है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। आज का अपना टॉपिक है जिसको खत्म करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज आज हो जाएगा एंड, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, दूसरा नियम अथवा पास नियम। एक किरचॉफ का नियम हम पढ़ रहे हैं, सेकंड लॉ पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं दूसरा नियम। किरचॉफ का मतलब दूसरा नियम अथवा पास नियम। अथवा पास नियम अथवा पास नियम या मेस लॉ इसी को बोलते हैं। सेकंड लॉ और मेस लॉ आप इंग्लिश में लिख लीजिए। लूप लॉ इसी को कहते हैं इंग्लिश में लूप लॉ, और एक नाम है और मेश लॉ। ये जो मेश हमने लिखा है मेश लॉ, क्योंकि इसमें हम मेश बनाते हैं, लूप बनाते हैं, उसके थ्रू इसको निकालेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा और कैसे हम न्यूमेरिकल को इजीली वे पे कर पाएंगे उसके बारे में भी यहां सीखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट लिखिए। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा या धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग उस पास में उस पास में
लगने वाले वैद्युत वाहक बलों, लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। सिग्मा आई आर बराबर कितना होता है? सिग्मा ई होता है। ये आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखिए। फिर उसके बाद हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं बता रहा हूं। स्टेटमेंट लिखिए, तब आपको एक सर्किट के थ्रू मैं बताऊंगा। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा नियम या पॉस का नियम, कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई सर्किट है हमारे पास है, कोई वैद्युत परिपथ है, तो उसमें अलग अलग हम पास लेते हैं। मतलब आप ये समझिए, वहां पे हम लूप लेंगे, अलग अलग लूप लेंगे। लूप लेने में जितने भी आपके I इंटू आर होंगे, I इंटू आर का मतलब धारा गुणे प्रतिरोध, उनका सम, और जितने भी वैद्युत वाहक बल हैं उनका योग सदैव क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इस बात को समझेंगे एक सर्किट के द्वारा। अगर आप इतना लिख लिए हो तो एक हम डायग्राम बनाते हैं, तो अपनी बातों को और ज्यादा क्लियरिटी लाते हैं। चलिए पहले एक डायग्राम बनाएंगे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा। देखिए ये क्या है, आपके सामने कोई बैटरी है। आपके सामने क्या है? बैटरी है। ये बड़ी वाली प्लेट को हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, इस छोटी प्लेट को नेगेटिव प्लेट कहते हैं। ये बात क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, अगर करंट, बात समझेंगे, मैंने क्या कहा? यदि लूप के भीतर धारा, यदि लूप के भीतर जो करंट है, जो अपनी बह रही है करंट, वो किससे मिलती है? मान लीजिए पॉजिटिव, सबसे पहले मान लो मिलती है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। किसकी तरफ? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो आपकी धारा नेगेटिव होगी। आपकी धारा क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मिलती है तो धारा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इस बात को एक बार समझेंगे। देखिए यहां पे अगर ये धारा ऐसे बह रही है इस साइड से, तो इस साइड से बहेगी, किस प्लेट से मिलेगी बताइए? पहले अगर धारा मेरा इस तरीके से बह रहा है, यहां से मान लो इधर बहेगा, एक करंट मान लो बह रहा है, तो किस प्लेट से मिलने वाला है? नेगेटिव। तो धारा हो जाएगी नेगेटिव। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो धारा अपनी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। एक मिनट रुकेंगे। जी देखिए, यहां पे मैंने क्या बताया कि अगर आप नेगेटिव प्लेट से मिलेंगे, मतलब आपकी करंट ऐसे बह रही है और बहते 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 किस प्लेट से बैटरी की मिलेगी? नेगेटिव। तो इसलिए हम इसका जो ईएमएफ लेंगे वो माइनस लेंगे। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से होता, ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, और हम नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ करंट जा रही है। मान लेते हैं करंट ऐसे बह रही है, तो सबसे पहले किस टर्मिनल से टकराएगी? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए इसका जो ईएमएफ होगा वो प्लस में हम लिखेंगे। किसमें? पॉजिटिव में। ये बात समझ में आई? तो चलिए इसी बात को हम समझते हैं।
इसी बात को हम समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें हम किरचॉफ का दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। किरचॉफ का हम यहाँ पे दूसरा रूल अप्लाई करेंगे और दो पॉज बनाते हैं। पहले आप लोग भी इस डायग्राम को बनाइए, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे ये अप्लाई हो रहा है। बैटरी जैसे जुड़ रही है बिल्कुल वैसे ही जुड़ेंगे। इसका नाम यहां पे दिया गया ए और बी। क्या नाम दिया गया है? ए और बी। ठीक है, ऊपर वाले का प्रतिरोध कितना है? R1, R2, नीचे R3। ठीक, इसकी EMF की वैल्यू कितनी है? E1, इधर डायरेक्शन है, E2 क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है डायरेक्शन। अब आप देखिए यहां पे, अब यहां पे हम एक करंट कंसीडर करते हैं। कैसे? आप देखिए यहां पे, अब आपको पता है कि जो करंट निकलती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, तो E1 से भी करंट आपका निकलेगा। तो E1 से मैंने दिखा दिया, ये आपकी I1 करंट निकल रही है। E1 से कौन सी करंट है? I1। E2 से मैंने ले लिया I2 करंट है। E2 से कौन सी करंट है? I2। तो I1 देखिए ऐसे बहते 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 यहां पे आएगी, A पे आएगी, और I2 भी यहां तक पहुंचेगी। ठीक, फिर ये दोनों करंट मिलके देखिए यहां से I2 आ रही है और ऊपर से I1। तो I1 और I2 मिलके इधर कौन सी करंट बहेगी? यहां पे आपकी बहेगी I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित होगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? कौन सी धारा प्रवाहित होने वाली है? I1 और I2। ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखिए यहाँ पे कि E1 की जो पॉजिटिव टर्मिनल वहां से I1 निकल रहा है और E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से I2। तो यहां से I1 I2 जुड़ गया, उसके बाद यहां पे आएगी। फिर इस संधि पे बाद आप देखिए B पे जाने पे बाद B पे क्या होगी? अब इस टर्मिनल से देखिए यहाँ पे कौन सी करंट है? इस नेगेटिव टर्मिनल पे I1 आना चाहिए, तो इधर कौन चला जाएगा? I1, और यहाँ पे ब्रेक होकर के कौन चला जाएगा? I2। देखिए इस पॉइंट तक आपका I1 प्लस I2 आया, लेकिन जैसे ही B बिंदु पे गया उसके बाद E2 के तरफ I2 चला गया और सीधा ऐसे निकल गया। यहां पे आपकी कौन सी धारा बह रही है? I1। ये सर्किट आपको समझ में आएगी नहीं? अब देखिए यहां पे, अब हम एक लूप कंसीडर करते हैं कि हमारी हम लूप मान के चलेंगे। हम एक रोटेशन लेते हैं, चलिए लूप लेते हैं। इसका नाम आप चाहो तो दे दो CD। इस लूप का नाम हमने दे दिया E और F। लूप का नाम हमने यहां पे दे दिया। अब आप देखिए लूप 1 लूप 2 में हम कैसे करते हैं। अब कोई भी एक डायरेक्शन आप मान लीजिए कुछ इस तरीके से, हमने मान लिया हम ऐसे रोटेट करेंगे। हमें जो वैल्यू लेना है वो कैसे करना है? कुछ इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, और इधर भी एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। एक बात हम ध्यान देंगे कि हम जो लूप की दिशा होगी हमारी, वो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यहां पहले लूप में लिए हैं तो दूसरे लूप में भी वही लेना होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहला क्लॉकवाइज लेने दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऊपर क्लॉकवाइज है तो नीचे भी क्लॉकवाइज, और ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने लूप की एक दिशा ले ली, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इस चीज को समझो कैसे हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि पहला लूप आपका नाम क्या है? पहले लूप का नाम क्या है? ये आपका प्रथम लूप है और ये सेकंड लूप है। पहले लूप का नाम क्या है? ABFE। तो यहां पे लिखेंगे किस लूप की बात हो रही है? ABFE। FA। इस लूप में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से आप चलोगे
चलिए हम यहां से चलना शुरू करते हैं। आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चलते हुए चलेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इधर आप देखोगे तो आप इधर लूप से किस करंट, आप बैटरी के किस टर्मिनल से टकरा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, पॉजिटिव। तो E1 क्या हो जाएगा आपका, सॉरी E2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये चीज समझ में आए कि नहीं? देखिए अगर आप ऐसा चलना शुरू करोगे, या देखो 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 देखो, फिर E1 के हम पॉजिटिव टर्मिनल से टकरा रहे हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से टकराने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए यहां पे करंट बह कैसी रही है, इस साइड में, और आप चल कैसे रहे हैं, ऐसे आप चल ऐसे रहे हैं, और धारा किधर बह रही है, इधर बह रही है, विपरीत दिशा में, तो माइनस मिलेंगे। कैसे? देखिए आप ऐसे चल रहे हो और धारा किधर बह रही है, इस साइड में, तो अपोजिट हो रहा है, तो यहां से करंट क्या हो जाएगी, माइनस R2I2। ये माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे चलने की दिशा और धारा के चलने की दिशा दोनों विपरीत हैं। क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये I1 करंट है। अब देखो अब हम ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे चलना शुरू किए ना। अब इधर आएंगे, इधर धारा की दिशा किधर है, धारा की दिशा भी इधर, हम चल भी इधर रहे हैं, तो पॉजिटिव लेंगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस I1 R1 प्लस I1 R1। उसके बाद हम यहां पे चलेंगे तो इधर देखो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहे हैं। किससे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहे हैं। देखो यहां पे हम आएंगे, बैटरी का E1 का आप इस छोटे वाले प्लेट से टकरा रहे हैं, ऐसे जाएंगे तो सबसे पहले हमें यही मिलेगा, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव में लिखेंगे, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, E1 बराबर किसके होगा, 0 के होगा। क्लियर हुई बात? इसको हम लिख कैसे सकते हैं, आप इसको अच्छे से यदि लिखना चाहें पक्षांतर कर दें, तो यहां पे लिखेंगे कि आप I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर, अब इसका पक्षांतर E1 यहां पे आएगा, कितना हो जाएगा, इस साइड में प्लस में हो जाएगा, और E2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक, समीकरण कितना मान लिया हमने, 1 मान लो। फिर इसी तरीके से अगर हम दूसरे लूप में जाएं, दूसरा लूप मेरा क्या है, उसका नाम है ABDCA। सेकंड लूप की हम बात कर रहे हैं, ये सेकंड लूप है आपका। सेकंड लूप में मैं कुछ इस तरीके से चलना शुरू कर रहा हूं, ऐसे आप ऐसे चलोगे। अब इस देखो इस रेसिस्टेंस में आप चल किधर रहे हो, इधर, धारा की दिशा किधर, इधर। जब दोनों सेम है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे IR कर दो, I की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2, और R की वैल्यू कितनी है, R3। फिर देखो ऐसे ऐसे करंट जाएगी, लेकिन यहां से कौन सी करंट जा रही है, यहां पे आपकी I2 जा रही है इस साइड में, और आप इधर रोटेट भी कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, प्लस I2 R2, और यहां पे हम टकरा रहे हैं किससे, नेगेटिव प्लेट से, तो कितना हो जाएगा, माइनस E2 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पक्षांतर करने पे I1 प्लस I2 इन ब्रैकेट में R3 I2 R2 बराबर कितना आ गया, E2। ये आपका एक इधर मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब देखिए हम करते क्या है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया है, फिर जब हम एक बार थ्योरी कंप्लीट कर ले, परसों से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो वहां पे और बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए तो बस आप इन दोनों को इक्वेशन के फॉर्म में आप ले लो। ठीक, मतलब किस तरीके से हम साइन वगैरह यहाँ पे लेते हैं, फिर जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो ये बातें अच्छे से समझ में और अच्छे से आ जाएंगी। तो ये डायग्राम आप बना के इन बातों को आप लिख लो, कैसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, कैसे नेगेटिव ले रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो गई है आपको? नहीं क्लियर है तो आप आप वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए, बैक कर लेंगे, देखेंगे एक बार 2 बार तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज का जो अपना मेन टॉपिक है उसका नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पे बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज।
स्टोन ब्रिज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, व्हीट स्टोन सेतु बोलेंगे। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। इस चीज को समझेंगे। देखिए यहां पे व्हीट स्टोन ब्रिज की कहानी क्या है। इसको एक अंग्रेज रहते हैं, व्हीट स्टोन एक अंग्रेज का नाम है, अंग्रेज वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस ब्रिज क्यों बनाया था। उनका नाम क्या था? इंग्लिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक परिपथ की मतलब एक अरेंजमेंट इन्होंने बनाया, किसका? रेसिस्टरों का, जिसके माध्यम से हम किसी अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका सिद्धांत क्या है? किरचॉफ के नियम पर आधारित है। मतलब इसकी जो कार्य करने की जो प्रणालियां है, जो सिस्टम है, वो किस बात पे डिपेंड करती है? आपके किरचॉफ के नियम पे डिपेंड करती है। और इसको खोजा किसने था? व्हीट स्टोन ने खोजा था। वो कौन थे? एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? कार्य ये होता है कि अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करना। ठीक है, तो इस बात को हम लिखेंगे। कुछ बातें मैं लिख रहा हूं, उसको भी आप लोग साथ में लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि यहां पे थोड़ा डायग्राम भी बनाना है आपको। तो लिखेंगे मेरे साथ साथ आप लोग लिखते हुए चलिए, क्योंकि ये पेपर में आता 100% ये भी आएगा। ये टॉपिक भी आपका 100% बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ बातें यहां पे लिखेंगे। लिखिए इसकी खोज, आप सब लोग लिखते हुए चलेंगे। इसकी खोज अंग्रेज वैज्ञानिक, एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। खोजा क्या मतलब? बनाया था। इसकी खोज अंग्रेज वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने किया था। व्हीट स्टोन ने किया था। आगे लिखेंगे, यह प्रतिरोधों का, साथ साथ लिखते हुए चलिए आप लोग, यह प्रतिरोधों का एक ऐसा निकाय है, सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसके माध्यम से अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। देखिए इसका फंक्शन आता है पेपर में, आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर में ये चीज आती है। तो इसको कैसे लिखना मैं आपको पूरा वेल अप टू डेट तरीके से इसको लिखवा रहा हूं, तो मेरे साथ साथ आप लिखिए। देखिए यहां पे सबसे पहले देखेंगे कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसकी खोज किन्होंने किया था? एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हीट स्टोन, उन्होंने किया था। और इसका कार्य क्या है? तो यह एक तरीके का निकाय है जिसके माध्यम से हम अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करते हैं। और इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किरचॉफ के नियमों पर पूरा आधारित है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। लिखेंगे यह सेतु पूर्णतः किरचॉफ के
यह सेतु पूर्णतः किरचॉफ के नियमों पर आधारित है। किरचॉफ के नियमों पर आधारित है। ये बात समझ में आई। यहां ध्यान देने योग्य क्या बात है कि किसके नियम पर आधारित होती है। नियम क्या कहता है? किरचॉफ के नियम पर आधारित है। दूसरी बात, हम इसके मदद से क्या कर सकते हैं? अज्ञात प्रतिरोधों को पता करते हैं। और तीसरी बात हमने क्या देखा, इसकी खोज किसने किया था? व्हीटस्टोन, जो कि कैसे वैज्ञानिक थे? अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ये बात आपको क्लियर हुई। यहाँ पे तीन बातें देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है। इस पूरे 3 लाइन में मैंने 3 बातों को जिक्र किया है। पहला जिक्र ये है कि अंग्रेज वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने किया था। अज्ञात प्रतिरोधों का हम इसमें ज्ञात करते हैं। और किस नियम पर आधारित है? तो किरचॉफ के नियम पर आधारित होता है। आगे लिखेंगे, देखिए इसकी अरेंजमेंट क्या होती है। एक डायग्राम हम बना रहे हैं, उससे आप क्लियर हो जाओगे। पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे जिसके माध्यम से हम चीजों को समझते हैं अच्छे से। देखिए इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, इसमें 3 का मान हमें पता होता है और 1 अज्ञात होता है। उसी को हम व्हीटस्टोन सेतु के मदद से हम पता करते हैं। ये डायग्राम भी आप लोग बनाएंगे। इसका प्रतिरोध P है, Q R S। ओके, ये बात क्लियर है। अब बीच में हमने यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाया है। बीच में क्या है आपका? बीच में गैल्वेनोमीटर है और यहां पे एक कुंजी लगा देते हैं। एक हमने यहां पे कुंजी लगा दिया, कुंजी का नाम K2 है। एक K2 कुंजी लगा दिया। अब इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी E1 से E1 EMF वाले बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट किया। E1 बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया और इस कुंजी का नाम मैंने रख दिया K2। बैटरी की EMF E है। बैटरी की EMF कितनी है? E है। अब आप देखिए यहां पे, देखिए किस तरीके से इसको समझते हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स मान लो ये है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो यहां से करंट जो निकल रही है वो मान लो I है। I करंट यहां तक आई, इधर भी आई। यहां पे मान लो I1 बह रही है और इस साइड में I माइनस I1। ओके, अब यही करंट यहां पे बहेगी। यही करंट आपकी कहां बहेगी? इस साइड में भी। अब देखो I1 इधर भी I1 आपकी रहेगी और यहां पे कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I माइनस I1। वे दोनों मिलके फिर यहां पे कौन हो जाएगा? I हो जाएगा। क्लियर है? इस डायग्राम को बना लीजिए पहले, फिर आगे हम लिखते हैं जो बात उसको लिखेंगे आप सब। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। आप देख रहे हैं कि 4 प्रतिरोध हैं। अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज को देखो ध्यान से तो इसमें 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं? P है, Q है, R है और S है। 4 प्रतिरोध हैं। चारों प्रतिरोधों के, आप कोई भी 4 प्रतिरोध है, एक चतुर्भुज के रूप में इसको हम अरेंज किए हैं। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण में मैंने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। एक विकर्ण में लगा दिया गैल्वेनोमीटर और दूसरे विकर्ण में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? बैटरी लगी है। मतलब इसी को यहाँ पे अगर अरेंज कर दे तो दूसरे विकर्ण में क्या लगा है? बैटरी। तो हम क्या करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों का एक ऐसा चतुर्भुजीय निकाय होता है जिसके प्रत्येक भुजाओं पर प्रतिरोध लगाते हैं और एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर तो दूसरे विकर्ण पर हम बैटरी लगाते हैं। ये पूरा सिस्टम है। अब लिखेंगे इसी बात को। लिखिए इसमें 4 प्रतिरोधों को
लिखिए आगे, इसमें 4 प्रतिरोधों को, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के इस चतुर्भुज के साथ साथ आप लोग भी लिखिए कि एक विकर्ण में धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ते हैं। एक सेल जोड़ते हैं। ठीक है, एक सेल जोड़ते हैं। अब यदि चतुर्भुज के चारों, साथ साथ लिखते हुए चलिए, अब यदि चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को जितने भी आपके प्रतिरोध हैं उनको इस प्रकार समायोजित किया जाए कि समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित, सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो तो देखिए यहां पे ये जो धारा मापी है, अगर आप इसमें धारा प्रवाहित करो और कोई विक्षेप शो ना करे तो उस समय कंडीशन क्या होगा? कोई विक्षेप ना हो तो उसे सेतु संतुलित कहा जाता है। उसे सेतु
संतुलित कहा जाता है, उसे सेतु संतुलित कहा जाता है। सेतु संतुलित से मतलब क्या है? इसका यह मतलब हो गया कि वो बैलेंस कहलाता है। कोई भी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगी? जब उसमें करंट प्रवाहित किया जाए और वो जीरो विक्षेप दे, मतलब उसमें शून्य विक्षेपण ना हो, कहने का मतलब ये है। ठीक, इतना आप लोगों लिख लीजिए, फिर आगे हम करा रहे हैं। इतना लिखें, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। अब देखिए आगे हम इसका डेरिवेशन करते हैं। 2 लाइन का डेरिवेशन है, बहुत आसान है, लेकिन आता है एग्जाम में सब, तो इसको सिंसियरली आप लोग लिखें। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं, फॉर्मूला जनरेट करते हैं। अगर एग्जाम में ये व्हीट स्टोन ब्रिज आता है तो इन बातों का उल्लेख आपको करना पड़ेगा। जितनी भी बातें मैंने आज एक्सप्लेन की हैं, इनको आपको मेंशन करना पड़ेगा आपको। अब देखिए फिर से उसी तरीके से हम लोग 2 लूप लेंगे। आपको 2 लूप यहां पे दिख रहा है, एक को मैं फर्स्ट लूप ले लेता हूं और एक सेकंड लूप। ठीक, तो देखिए इनको कैसे करते हैं। देखिए मैंने इसको पहला लूप ले लिया, इसको दूसरा। तो पहले लूप में मान लो हम ऐसे चलते हैं, दूसरे लूप में भी मैं कुछ इस तरीके से। चलिए हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज यहां पे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज यहां पे चल रही है। अब देखिए ये चीज समझ में आ रही है। पहले लूप में यहां पे लिखेंगे, या इसके पहले कुछ बातों को लिखते हैं। लिखेंगे कुंजी K2 दबाने पर कुंजी K2 दबाने पर BD में धारा नहीं होती। BD आपका यही है, इसका नाम BD है और AC है। BD में धारा नहीं होती, BD में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः फर्स्ट लूप में, देखिए हम लोग पहले लूप में देखेंगे। फर्स्ट लूप में, पहले लूप में देखो, पहले लूप में देखोगे यहां से चलना शुरू कर रहे हैं। यहां से इधर से चलो, देखो I1 इधर बह रही है और हम चल किधर रहे हैं? नीचे के साइड में। हम ऐसे चल रहे हैं लेकिन धारा ऐसे चल रही है, विपरीत है। और विपरीत होने पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव में क्या लिखेंगे? -I1P। ये बात क्लियर हो गई। अब इधर आइए, ऐसे चल रहे हैं हम लोग, धारा भी इसी दिशा में है, तो पॉजिटिव। धारा की दिशा चलने में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। धारा की मान कितना है? I-I1। प्रतिरोध कितना है? R। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं है किसी को? और ये किसके बराबर हो जाएगा? इस तरीके से यहां पे जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? शून्य के। बराबर किसके हो गया भाई? शून्य के हो गया। अब इसका पक्षांतर यदि हम करना चाहें तो कैसे करेंगे? I1P बराबर I-I1। ये I1 है, I-I1R। समीकरण 1 आप ले लीजिए इसको। समीकरण 1 हमने ले लिया। सॉरी। अब देखिए इसी तरीके से सेकंड लूप में आता है।
लूप सेकंड में आ गए। देखिए सेकंड लूप में अब हम ऐसे चल रहे हैं, इस तरीके से हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त हम चल रहे हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज आप देखोगे, अगर हम इधर से चलना शुरू करें तो प्रतिरोध कितना है आपका SN, और धारा किधर है I माइनस I1 है, और हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? I माइनस I1 इंटू प्रतिरोध कितना है S। लेकिन इधर चलिए एक बार, इस साइड में चलेंगे तो देखेंगे I1 धारा कुछ ऐसे बह रही है। ये कौन सी धारा है? I1 धारा है। और प्रतिरोध कितना है, क्यों है? जब हम धारा के विपरीत चलेंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, सॉरी यहां से आ जाएगा माइनस में I1 और Q प्रतिरोध है। इन सभी का मान शून्य के बराबर होता है। पक्षांतर कर देते हैं, I1 Q अपॉन I माइनस I1 इंटू S। समीकरण 2 ले लिया। समीकरण कितना है? 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे। समीकरण 1 को मैं भाग करता हूं किससे? समीकरण 2 से। तो I1 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? P अपॉन Q बराबर I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हुआ तो R अपॉन S। यहां से फॉर्मूला निकल करके आया, क्या फॉर्मूला निकल के आया कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है। P अपॉन Q बोले तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहां से। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, इतना आपने लिख लिया ना। एक बात यहां पे और लिख लीजिए, उसी के साथ साथ खत्म हो जाएगा टॉपिक। नोट में एक बात लिख लीजिए, नोट में क्या ऐसे ही लिख लीजिए, लिखिए इसके आगे लिखेंगे, इस सूत्र से स्पष्ट होता है इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि यदि प्रतिरोध P व Q का अनुपात तथा R प्रतिरोध का मान ज्ञात हो तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है। S का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां से आपका ब्रिज स्टोन टॉपिक समाप्त होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
तो देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसको पॉस का नियम कहते थे। पॉस के नियम में क्या सीखा हम लोगों ने कि आई और आर, या यूं कहें कि यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव लेके चलते हैं और विपरीत चलने पर नेगेटिव लेके चला जाता है। और बैटरी की कंडीशन में मैंने क्या बताया कि यदि जाते वक्त बैटरी का पहला पॉजिटिव टर्मिनल हमसे भेंट होता है तो पॉजिटिव लेंगे, पहलू साइन पॉजिटिव लेंगे। अगर नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो नेगेटिव हम लोग लेते थे, ठीक है। उस तरीके से हमने सेकंड लॉ को जो आपका सेकंड नियम था उसको मैंने समाप्त किया। उसके बाद जो हम लोग पढ़े अगला टॉपिक, उसका नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज था। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने बताया कि यह एक निकाय है जिसके माध्यम से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा नोट में क्या लिखा है कि इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि यदि प्रतिरोध P व Q का अनुपात तथा R प्रतिरोध का मान ज्ञात हो, मतलब 3 की वैल्यू आपको पता हो, 4 में से 3 का मान पता हो, तो एक जो अज्ञात आपका क्या है प्रतिरोध S, उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक डायग्राम भी मैंने बताया, पूरा हमने प्रॉपर फंक्शनिंग बताई आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या सिद्धांत है, किस फेनोमेना पर कार्य करती है, कैसे करता है, क्या इसकी फंक्शनिंग होनी चाहिए, तो ये सब सारी चीजें मैंने आपको आज बताई है, ठीक है। तो कल की टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। कल आपको पढ़ाएंगे हम मीटर ब्रिज, ठीक, मीटर ब्रिज पढ़ाएंगे। और आपके सिलेबस में तो पहले था लेकिन इस समय नहीं है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स इस बार नहीं है आपके NCERT में। तो मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। मीटर ब्रिज पढ़ने के बाद पढ़ाया जाएगा आपको पोटेंशियोमीटर, विभवमापी बताएंगे और उसके एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।